अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ इब्राहिम। लास्ट क्लास में हमने एक ऑडिट की सैर की थी, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क समझने की कोशिश की थी और हमने ये देखा था कि इस दुनिया में ऑडिटर कैसे पैदा हुआ, ठीक है, किस तरीके से ऑडिटर इस ज़िंदगी में आया। आज की क्लास में हमने एक टॉपिक स्टार्ट करना है और उसका ओवरव्यू लेना है जिसका नाम है आइज़ा 200। आइज़ा स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, सही है। और इस स्टैंडर्ड का पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, स्कोप क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। सिंपल कि जी ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या है। ऑडिटर पैदा तो हो गया, इस दुनिया में आ गया, इसकी जिम्मेदारी क्या है, सही है। ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या है विद रिस्पेक्ट टू द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर एक सेकंड, सर लास्ट क्लास में तो आपने पढ़ाया था कि इस दुनिया में पहले शेयर होल्डर आया, 3 पार्टी रिलेशनशिप, पहले शेयर होल्डर आया, फिर मैनेजमेंट आई और फिर ऑडिटर आया। तो सर आप ऑडिटर की जिम्मेदारी क्यों पढ़ा रहे हैं, पहले तो हमें मैनेजमेंट की जिम्मेदारी पढ़नी चाहिए। बच्चों बिल्कुल सही कह रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आइज़ा ने ऑडिटर की जिम्मेदारी बताने से पहले हमें बताया है कि जी मैनेजमेंट की क्या जिम्मेदारी है, सही है। इस मैनेजमेंट की जिम्मेदारी को मैनेजमेंट की सिर्फ 2 ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं प्यारे बच्चों। पहली जिम्मेदारी टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद IFRS। पहली क्लास से आपने कनेक्ट करना है, ठीक है। टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद द IFRS। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट बनाएगी IFRS के हिसाब से, ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, तभी तो ऑडिटर ऑडिट कर सकता है, अदरवाइज ऑडिट करूंगा किस चीज़ का। तो मैनेजमेंट की पहली जिम्मेदारी टू प्रिपेयर द FS इन अकॉर्डेंस विद IFRS। एंड मैनेजमेंट की दूसरी बड़ी अहम जिम्मेदारी टू प्रोवाइड ऑल द इंफॉर्मेशन टू दी ऑडिटर, सही है। अगर ऑडिटर के पास इंफॉर्मेशन ही नहीं होगी तो प्यारे बच्चों ऑडिटर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करेगा कैसे, ऑडिटर ऑडिट करेगा कैसे। अगर आप उसको रेवेन्यू की डिटेल्स नहीं दिखाएंगे, अगर आप उसको सेल्स इनवॉइस नहीं दिखाएंगे, अगर आप उसको प्लांट की इंस्पेक्शन नहीं कराएंगे, अगर आप उसको रिपेयर एंड मेंटेनेंस के वाउचर्स नहीं दिखाएंगे, तो ऑडिटर ऑडिट करेगा कैसे, रिपोर्ट कैसे देगा, इंफॉर्मेशन कैसे देगा। तो मैनेजमेंट की दूसरी अहम, मैनेजमेंट की और भी जिम्मेदारी है, लेकिन आज की क्लास के ओवरव्यू से 2 अहम जिम्मेदारी उसकी, टू प्रिपेयर FS इन अकॉर्डेंस विद IFRS एंड टू प्रोवाइड ऑल द इंफॉर्मेशन टू द ऑडिटर। सर ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी। सर अब आते हैं ऑडिटर की तरफ कि सर ऑडिटर पैदा तो हो गया, इसकी जिम्मेदारी क्या है। देखिए सर, ऑडिटर की सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस, सही है, टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस। सर किस चीज़ के ऊपर रीजनेबल एश्योरेंस प्यारे बच्चों, टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट IFRS के हिसाब से बने भी हैं कि नहीं बने। ये जो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी थी टू प्रिपेयर FS इन अकॉर्डेंस विद IFRS, ऑडिटर ने रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करनी है कि क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट IFRS के हिसाब से बने भी हैं कि नहीं बने। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट IFRS के हिसाब से बने हैं कि नहीं बने, सर यहाँ तक बात समझ आती है। सर ये रीजनेबल एश्योरेंस क्या है, व्हाट इज रीजनेबल एश्योरेंस। प्यारे बच्चों रीजनेबल और एश्योरेंस 2 अलग अलग वर्ड है। रीजनेबल का मतलब है हाई, ठीक है, और एश्योरेंस का मतलब है लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, सही है। तो रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब हो गया एक हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस, एक हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। किसको, टू द शेयर होल्डर, टू द शेयर होल्डर को, टू द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी को एक हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस देनी है। किसने देनी है, ऑडिटर ने देनी है, बाय ऑब्टेनिंग द रीजनेबल एश्योरेंस। सर एक बात बताएं, ये हाई कितना हाई, सही है, ये प्यारे बच्चों एक जजमेंटल मैटर है, लेकिन आइज़ा आपसे कहता है ऑडिटर is never expected to obtain एब्सोल्यूट एश्योरेंस, सही है। रीजनेबल एश्योरेंस एक हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस जरूर है, मतलब अगर आप 0 से लेकर 100 तक लिखें तो आप कह सकते हैं 90% एश्योरेंस, 85% एश्योरेंस, 75% एश्योरेंस, 80% एश्योरेंस, 95% एश्योरेंस, बट इट कैन नॉट बी एब्सोल्यूट एश्योरेंस। 100% एश्योरेंस ऑडिटर नहीं दे सकता। सर क्यों नहीं दे सकता, सर इतना काबिल चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो क्यों इतना, अभी आप कह रहे थे सर आपका 14 साल का एक्सपीरियंस है, तो सर क्यों 100% एश्योरेंस ऑब्टेन नहीं कर सकता। बच्चों देयर आर इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ एन ऑडिट। ऑडिट की कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस है। क्या इनहेरेंट लिमिटेशंस है प्यारे बच्चों, 4 इनहेरेंट लिमिटेशंस है। पहली इनहेरेंट लिमिटेशन सैम्पलिंग, दूसरी इनहेरेंट लिमिटेशन एस्टिमेट्स, तीसरी इनहेरेंट लिमिटेशन फ्रॉड, और चौथी इनहेरेंट लिमिटेशन मैनेजमेंट शायद सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड ना करें। प्यारे बच्चों आ जाएं, एक एक करके मैं अपने कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल से आपको एक एक इनहेरेंट लिमिटेशन समझाने की कोशिश करता हूं, ताकि हमें यह समझ में आ जाए कि रीजनेबल एश्योरेंस होती क्या है, ऑडिटर क्यों एब्सोल्यूट एश्योरेंस ऑब्टेन नहीं कर सकता, और ये इनहेरेंट लिमिटेशन क्या है। पहली इनहेरेंट लिमिटेशन हमारे पास थी सैम्पलिंग।
बच्चों मैंने SSGC का ऑडिट किया हुआ है, ठीक है। मैंने कोई 14 साल के एक्सपीरियंस में से मैंने शायद 6 से 8 साल SSGC का ऑडिट किया है। SSGC के 30 लाख कस्टमर हैं। SSGC आधे पाकिस्तान को गैस प्रोवाइड करता है। SSGC के 30 लाख कस्टमर हैं और हर महीने हमारे पास गैस का बिल आता है। तो इसका मतलब है SSGC की टोटल गैस की इन्वॉइसेस साल की हो गई 3 करोड़ 60 लाख। सही है, 3 करोड़ 60 लाख की इन्वॉइसेस हो गई और SSGC का टोटल रेवेन्यू कुछ 300 साढ़े 300 बिलियन का है। 300 साढ़े 300 अरब रुपए का रेवेन्यू है, जिसके बैक एंड पे जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो 3 करोड़ 60 लाख इन्वॉइसेस है। मैंने पर्सनली इसको ऑडिट किया हुआ है। बच्चों मुझे एक बात बताएं, क्या मैं 3 करोड़ 60 लाख इन्वॉइसेस को टेस्ट कर सकता हूँ? क्या मैं 100% गैस के बिल्स को वेरीफाई कर सकता हूँ? क्या मैं, बच्चों कंपनी लॉ से भी लिंक कर रहा हूँ, सही है। 4 महीने के अंदर AGM होनी चाहिए, AGM से 21 दिन पहले नोटिस जाना चाहिए, नोटिस के अंदर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी लगने चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ईयर एंड के बाद 3 महीने तक भी मैं पूरी टीम बिठा दूँ, पूरी दुनिया बिठा दूँ, आपको लगता है कि मैं 3 करोड़ 60 लाख इन्वॉइसेस को देख सकता हूँ? द आंसर इज नो। तो सर जब मैं ऑडिट ही 100% नहीं कर रहा, जब मैं ऑडिट ही 100% नहीं कर रहा, तो हाउ इट इज पॉसिबल फॉर यू टू एक्सप्रेस 100% एश्योरेंस? सर जब मैं ऑडिट ही 100% नहीं कर रहा, जब मैं काम ही सैम्पलिंग बेसिस पे कर रहा हूं, तो इसका मतलब है कि सर मैं 100% एश्योरेंस भी ऑब्टेन नहीं कर सकता, ना मुझसे एक्सपेक्ट किया जाए, ना मैं कर सकता हूं। सही है, तो पहली इनहेरेंट लिमिटेशन हो गई आपकी सैम्पलिंग। आए बच्चों दूसरी इनहेरेंट लिमिटेशन पे आते हैं, विच इज द एस्टिमेट। सही है बच्चों, देखें मैं SSGC के एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ। SSGC के कितने बिलियंस के रिसीवेबल्स हैं, ठीक है, कितने बिलियंस के रिसीवेबल्स हैं। जब इतने बिलियंस के रिसीवेबल हैं तो कंपनी बैठ के या मैनेजमेंट बैठ के एक एस्टिमेट करती है कि यार हमें ऐसा लगता है कि इतने रिसीवेबल में से इतने लोग पैसे दे सकेंगे और इतने लोग पैसे नहीं दे सकेंगे, और उसके बेसिस पे वो एक बैड डेट एक्सपेंस रिकॉर्ड करती है। ठीक है, उसको लगता है इतने लोग पैसे दे सकेंगे, इतने लोग पैसे नहीं दे सकेंगे। फॉर एग्जांपल महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है, इकोनॉमिक सिचुएशन पाकिस्तान की लेट से अच्छी नहीं है, तो इस सिनेरियो में उनको लगता है शायद लोग पैसे ना दें, तो हमारी जजमेंट है, हमारी एस्टिमेट है कि सेल्स का 1% लेट से बैड डेट एक्सपेंस है। प्यारे बच्चों, क्या कोई लिख के दे सकता है कि 1% ही बैड डेट होंगे? 1.5% भी हो सकते हैं, 0.5% भी हो सकते हैं, 0.75% भी हो सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, जब ये नंबर खुद एस्टिमेट है, बैड डेट एक्सपेंस, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, जब ये नंबर खुद एस्टिमेटेड नंबर है, जब ये नंबर खुद 100% करेक्ट नहीं है, तो एज एन ऑडिटर आप कैसे 100% एश्योरेंस दे सकते हैं? आप कैसे एब्सोल्यूट एश्योरेंस दे सकते हैं? तो दूसरी बड़ी जो हमारे पास assumption, दूसरी बड़ी जो इनहेरेंट लिमिटेशन है, विच इज कॉल्ड दी एस्टिमेट्स। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक और एग्जाम्पल देता हूं। SSGC जो हमारे गैस डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो उसके बहुत से प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट है, और ज़मीन के अंदर बड़े बड़े पाइपलाइंस है, और उस पाइपलाइन से हमारे घरों में गैस आती है, हम सबको पता है। मैनेजमेंट बैठ के कहती है कि ये जो पाइपलाइन गैस के अंदर मैंने डाला है, ये मेरे पास कोई 20 साल चलेगा, इसकी यूजफुल लाइफ 20 साल है, मेरा एस्टिमेट ये कहता है कि ये 20 साल चलेगा। प्यारे बच्चों, क्या ये 20 साल चलेगा? आप लिख के दे सकते हैं? क्या पता ये 19 साल चले, क्या पता ये 21 साल चले, क्या पता ये 20 साल भी चल जाए। जब ये यूजफुल लाइफ खुद एक एस्टिमेट है और उसके बेसिस पे जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ रहा है, ये भी एक एस्टिमेटेड नंबर है, जब ये नंबर खुद 100% करेक्ट नहीं है, तो हाउ इट इज पॉसिबल फॉर एन ऑडिटर टू ऑब्टेन दी एब्सोल्यूट एश्योरेंस? आप चाह के भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस ऑब्टेन नहीं कर सकते, बिकॉज ये नंबर खुद एस्टिमेटेड, और एस्टिमेट का मतलब भी ये है कि ये 100% एक्यूरेट नहीं है, ये मेरी जजमेंट है, मेरा एस्टिमेट है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट इनहेरेंट लिमिटेशन प्यारे बच्चों हमारे पास है फ्रॉड। देखें यार, जब मैनेजमेंट फ्रॉड करती है ना, फ्रॉड के ऊपर एक सेपरेट आइजा है, उसके ऊपर बहुत अच्छी प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन जब एक कंपनी फ्रॉड करती है ना, या मैनेजमेंट फ्रॉड करती है, तो एक प्रॉपर्ली प्लान्ड वे में करती है। सही है, जानबूझ के चीज़ों को छुपाया जाता है, चीज़ों को मैनिपुलेट किया जाता है, ताकि ऑडिटर उसको डिटेक्ट ना कर सके, और ऑडिटर के लिए वाकई में उन फ्रॉड्स को डिटेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज मैनेजमेंट मिलजुल के एक फ्रॉड कर रही होती है, बहुत ही प्लान्ड वे में उसको फ्रॉड कर रही होती है। सही है, तो तीसरी इनहेरेंट लिमिटेशन हमारे पास आ गई फ्रॉड, कि जी जब मैनेजमेंट फ्रॉड करेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो फ्रॉड और एरर में देखें गलती हो जाएगी, पकड़ में आ जाएगी, क्यों गलती हुई है ना, छुपाएगी थोड़ी। फ्रॉड और एरर में बुनियादी फर्क है इंटेंशन का, मैनेजमेंट जानबूझ के एक चीज छुपा रही है। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास जो चौथी इनहेरेंट लिमिटेशन है प्यारे बच्चों, उसका नाम है मैनेजमेंट में नॉट प्रोवाइड ऑल द इंफॉर्मेशन। मैं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का भी अल्हम्दुलिल्लाह ऑडिट कर चुका हूँ, उसकी 2200 ब्रांचेस हैं प्यारे बच्चों, 3 ट्रिलियन की उसकी बैलेंस शीट फुटिंग है। ठीक है,
3 ट्रिलियन की बैलेंस शीट फुटिंग में आपको लगता है कि मैं ये कह सकता हूँ कि 3 ट्रिलियन में से 3 रुपए भी गलत नहीं है? मैं 100% एश्योरेंस दे सकता हूँ? नहीं दे सकता। 2200 ब्रांचेज हैं, पूरे पाकिस्तान में भी है, पाकिस्तान से बाहर में भी है। किसी ब्रांच में आग लग जाए, किसी ब्रांच में चोरी हो जाए, प्यारे बच्चों, मैनेजमेंट मुझे नहीं बताए, आपको लगता है कि मुझे पता चल सकता है? मुझे शायद पता ना चले, बिकॉज मैंने 2200 की 2200 ब्रांचेस का ऑडिट नहीं करना, मैं एक लिमिटेड सैंपल बेसिस पे कुछ ब्रांचेस का ऑडिट कर रहा हूँ। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मैनेजमेंट मुझे शायद सारी की सारी इंफॉर्मेशन इंटेंशनली और अनइंटेंशनली शायद मुझे प्रोवाइड ना करे, और जब मेरे पास इंफॉर्मेशन ही 100% नहीं है तो मैं एश्योरेंस 100% कैसे ऑब्टेन कर सकता हूं? मैं एब्सोल्यूट एश्योरेंस कैसे ऑब्टेन कर सकता हूं? प्यारे बच्चों, तो आज की क्लास में हमने 2 चीज़ें पढ़ी, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी, ऑडिटर की जिम्मेदारी, और इन सारे कॉन्सेप्ट को कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से डिस्कस किया। लेकिन सर एक सेकंड, आप कहते थे ये सब्जेक्ट तो काफ़ी लिंक्ड है, सही है, इसकी लिंकिंग है। प्यारे बच्चों, यस लिंक्ड है। जो इसकी लॉजिक थी मैंने आज आपको एक्सप्लेन कर दिया। जैसे ही टॉपिक पढ़ेंगे इंशाल्लाह ड्राफ्टिंग की तरफ आएंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सर क्या ये टॉपिक लिंक्ड है? यस सर। हमेशा याद रखिएगा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे हमारा सारी अगली क्लासेस पिछली क्लासेस से लिंक्ड होती रहेंगी। प्यारे बच्चों, एक काम करते हैं, आपको पेज पलटने की ज़रूरत नहीं है, सही, आपको बिल्कुल भी पेज पलटने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारी पहली क्लास थी उसकी डायग्राम में आ जाते हैं। प्यारे बच्चों, ये जो आपके पास ऑडिट के 5 एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये जो ऑडिट के 5 एलिमेंट्स दिख रहे हैं, इन्हीं ऑडिट के 5 एलिमेंट्स में से अभी जो हमने पढ़ा उसको लिंक कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, ये मैनेजमेंट दिख रहा है, सही, सर्कल कर लें इसको, ये मैनेजमेंट दिख रहा है। मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है टू प्रिपेयर एफएस इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस, ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, सही है। तो मैनेजमेंट, एफएस, आईएफआरएस, इसको लिंक कर लें, आपकी पहली जिम्मेदारी बन गई, ठीक है। दूसरी जिम्मेदारी मैनेजमेंट की, टू प्रोवाइड ऑल द इंफॉर्मेशन टू द ऑडिटर। जैसे ही ऑडिटर इस दुनिया में पैदा हुआ, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि उसने ऑडिटर को सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, सही है। अच्छा सर, ऑडिटर की जिम्मेदारी, सर ऑडिटर की जिम्मेदारी जहां उसके पास इंफॉर्मेशन आ गई और जहां मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आईएफआरएस के हिसाब से बना लिया, ऑडिटर की जिम्मेदारी है टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस व्हिच इज द हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस बट इट इज नॉट द एब्सोल्यूट एश्योरेंस बिकॉज देयर आर इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ एन ऑडिट। सर क्या है इनहेरेंट लिमिटेशन? प्यारे बच्चों, ये आईएफआरएस दिख रहा है, ये आईएफआरएस दिख रहा है। आईएफआरएस के अंदर क्या इन्वॉल्व होते हैं? आईएफआरएस में एस्टिमेट्स इन्वॉल्व होते हैं। ये जो बैड डेट एक्सपेंस करना है, ये जो इन्वेंट्री की इंपेयरमेंट करनी है, ये जो यूजफुल लाइफ वगैरह है, ये सारे एस्टिमेट्स कहां बताए गए हैं? सारे के सारे एस्टिमेट्स आईएफआरएस में बताए गए। तो ये जो आपको आईएफआरएस दिख रहा है, इसके अंदर एस्टिमेट्स हैं। जब एस्टिमेट्स ही 100% करेक्ट नहीं होते प्यारे बच्चों, तो मैं एज एन ऑडिटर 100% एश्योरेंस भी ऑब्टेन नहीं कर सकता, पहली चीज। सेकंड चीज प्यारे बच्चों, ये आपको ऑडिट एविडेंस दिख रहा है, इसके साथ एक बड़ा जबरदस्त वर्ड है जिसमें लिखा हुआ है sufficient appropriate audit evidence, sufficient नॉट 100%। जब मैं ऑडिट एविडेंस सफिशिएंट ले रहा हूं, मतलब 3 करोड़ 60 लाख में से मैं 3 करोड़ 60 लाख इनवॉइसेस को वेरीफाई नहीं कर रहा, मैं सफिशिएंट नंबर ऑफ इनवॉइसेस को वेरीफाई कर रहा हूं। जब इनवॉइसेस में 100% वेरीफाई नहीं कर रहा तो मैं एश्योरेंस भी 100% ऑब्टेन नहीं कर सकता। प्यारे बच्चों, मैं एब्सोल्यूट एश्योरेंस ऑब्टेन नहीं कर सकता, ना मैं एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड कर सकता हूं। इसी तरीके से प्यारे बच्चों, मैनेजमेंट दिख रही है, ये मैनेजमेंट अपने बराबर में जो इसके ऑडिटर है उसको शायद सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ना करे, और मैनेजमेंट जो है आपके पास वो शायद फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई फ्रॉड करे जिसको ऑडिटर के लिए डिटेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो प्यारे बच्चों, ये जो ऑडिट एलिमेंट्स थे और ये जो नीचे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको दिख रहे हैं, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इन रिस्पेक्टिव आईएफआरएस के हिसाब से बनाने की जिम्मेदारी मैनेजमेंट की है। और इससे रिलेटेड ये जो आपको रेवेन्यू दिख रहा है, इन्वेंट्री दिख रहा है, इससे रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी मैनेजमेंट की ऑडिटर को। ऑडिटर उनके ऊपर सैम्पलिंग करेगा, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करेगा और एक रीजनेबल एश्योरेंस देगा कि क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट आईएफआरएस के हिसाब से बने भी हैं या नहीं बने, और एक अदद रिपोर्ट और ओपिनियन दे देगा। प्यारे बच्चों, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वे में इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।